तो फ्लूइड में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फ्लो। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्लूइड डायनेमिक्स, स्टार्ट हो गया था। इसमें हमने पढ़ा था कि फ्लूइड का फ्लो किस टाइप का होता है। तो सबसे पहला जो इसका फ्लो हमने पढ़ा था वो था स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन में क्या होता है, हर पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है। सभी पार्टिकल की वेलोसिटी आपस में सेम नहीं है, उस पॉइंट पे सेम है। जैसे क्यू पे फर्स्ट पार्टिकल की वही वेलोसिटी होगी जो फोर्थ की है, मतलब फोर्थ की वही होगी जो फर्स्ट की रही होगी, ऐसे। ठीक है, मतलब सेकंड पार्टिकल पे वन की भी यही स्पीड रही होगी जो सेकंड की अभी है। थर्ड पॉइंट पार्टिकल की यहाँ पे जो स्पीड है इन दोनों की भी सेम रही होगी यहाँ पे। तो हर पॉइंट पे सेम स्पीड, मतलब आगे वाले के पाथ को पीछे वाला फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे फ्लो को बोला जाता है स्ट्रीम लाइन या स्टेडी फ्लो। अगर ऐसा ही लेयर के केस में हो, हर लेयर का हर पॉइंट पे सेम वेलोसिटी हो, तो ऐसे फ्लो को फिर लेयर के केस में बोला जाता है लैमिनार फ्लो। अगर किसी पार्टिकल के सामने कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो वो ऑब्स्टेकल के पीछे वाली जगह को फिल कर देगा। लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ये वाला यहाँ से इसको फिल करेगा, जो 3 4 थे वो आगे निकल गए। तो इसके बाद एक डिसऑर्डर कंटिन्यू हो जाएगा। तो डिसऑर्डर मतलब जो आगे वाले थे वो पीछे रह गए, जो पीछे वाले थे आगे चले गए पार्टिकल्स। तो ये ऐसे फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। और जिस स्पीड से टर्बुलेंट से पहले ये मूव कर रहे थे वो है मतलब वो स्पीड जिसके बाद टर्बुलेंट था उससे पहले स्ट्रीमलाइन था, उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी या स्पीड। ये पढ़ा था हमने अभी तक इसके नेचर ऑफ फ्लो में। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इम्पॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि जितना भी मास 1 सेकंड में लिक्विड का एंटर करेगा किसी क्रॉस सेक्शन से, उतना ही लीव करेगा। लेकिन लिक्विड का फ्लो कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन। तो मान लिया कि ये एक लेयर है, लिक्विड को लेयर की फॉर्म में समझो। तो पी वाले क्रॉस सेक्शन से ये गया, आर वाला थोड़ा सा बड़ा क्रॉस सेक्शन ले लिया, ऐसे कुछ कर लिया। पी क्यू आर 3 ऐसे पॉइंट हैं जो फ्लूइड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, और सब पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। यहाँ पे ए पी मान लो, यहाँ पे ए आर मान लो, वहाँ पे ए क्यू मान लो। तो कंसिडर अ रीजन ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड। द पॉइंट पी क्यू आर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग लेट कर लिया तीनों सेक्शन पे, और तीनों सेक्शन पे स्पीड ऑफ फ्लूइड हमने मान ली, क्योंकि हर पॉइंट पे सभी की सेम होगी, लेकिन मतलब सब पार्टिकल की यहाँ पे स्पीड क्या आएगी, वी पी, सबकी यहाँ पे क्या आएगी, वी आर, और सबकी यहाँ पे क्या आएगी, वी क्यू। क्योंकि कैसा फ्लो होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो। हर पॉइंट पे सबकी स्पीड उस पॉइंट जितनी होनी चाहिए। देन जितना पानी का मास यहाँ पे 1 सेकंड में एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा हर क्रॉस सेक्शन से। सो द मास ऑफ द फ्लूइड क्रॉसिंग एट पी इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल, मास का फॉर्मूला है ये, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वॉल्यूम को क्या ब्रेक कर सकते हैं, एरिया इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस को क्या ब्रेक कर सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वॉल्यूम मास का फॉर्मूला हो गया ए वी पी, वॉल्यूम इनटू एरिया, एरिया को क्या ब्रेक कर सकते हैं, वेलोसिटी टू टाइम। तो ए वेलोसिटी इनटू टाइम इनटू डेंसिटी। तो मास के अंदर 3 फैक्टर है, एरिया है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी किसको डाला मैंने, डिस्टेंस को। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम। तो डिस्टेंस हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम। बेस में पी लिख रहा है क्योंकि वो पी वाले क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा है। सिमिलरली जितना इस क्यू से पास होएगा, बस सेम ही है। मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। यहाँ पे मैंने प्रूफ किया है। तो क्यू वाले पॉइंट पे सेम होएगा, आर वाले पॉइंट पे ये होएगा। तो
एंटर जहाँ पे कर रहा है, एंटर कहाँ पे कर रहा है फ्लूइड, पी पे, और लीव कहाँ पे कर रहा है, क्यू पे। तो जितना मास फ्लोई आउट हुआ है उतना ही क्या हुआ था, इन हुआ था। मतलब इन दोनों को इक्वल कर देना, किन किन को, पी और क्यू को। तो मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग पर सेकेंड या स्मॉल इंटरवल टाइम फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप इज इक्वल टू द मास ऑफ लीविंग एट द सेम टाइम। जितना मास पानी का एंटर करेगा उतना ही पानी का लीव करेगा स्मॉल इंटरवल के लिए, यानी एक यूनिट टाइम के लिए। अगर फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन, मतलब हम मान के चलते कोई भी लॉस नहीं हो रहा है पाइप के अंदर, तो सेम मास फ्लूइड का होएगा। आर वाली लाइन की जरूरत नहीं है, इसको लिख लो। तो हमने क्या किया, मास को इक्वल कर देना है, ठीक है। जितना मास आउट, इन कहाँ पे हो रहा है, पी पे, आउट कहाँ पे हो रहा है, क्यू पे। आर वाले को छोड़ दो, पी और क्यू पे मास सेम होएगा, आर बीच में भी सेम होएगा, सिमिलरली आर पे भी सेम होएगा। तो तीनों को इक्वल कर दिया। प्रूफ हो गया कि देखो ये क्या क्या चीज़ें कैंसल आउट हो जाएंगी, टाइम सेम है, डेंसिटी पानी की सेम है, तो सिर्फ क्या बचा, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट है, यही है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आसान लैंग्वेज में समझे तो A1V1 इक्वल्स टू A2V2, मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली पर स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी बताती है। इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी किस पे बेस्ड है, दिस इज इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, इट इज स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास इन कंप्रेसिबल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड के लिए ही वैलिड है, अदरवाइज नहीं होएगा। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे ही बेस्ड अब एक थ्योरम है, बर्नौली प्रिंसिपल। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, क्योंकि जो फ्लूइड है वो एक आइडियल फ्लूइड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जब वो मोशन में होएगा तो एक आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। ऐसा आइडियल फ्लूइड जब किसी ट्यूब से क्रॉस होएगा तो टोटल एनर्जी ईच पॉइंट पे सेम होएगी। अब टोटल एनर्जी में लिक्विड के केस में एक और एनर्जी इंट्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। दो एनर्जी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन फ्लूइड के केस में जब वो फ्लो कर रहा है तो एक और एनर्जी है प्रेशर एनर्जी। इन तीनों एनर्जीज का सम एक यूनिट वॉल्यूम पे थ्रू आउट द सेक्शन क्रॉस सेक्शन सेम रहता है। मतलब दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिखा है अप्लाई टू नॉन विस्कस फ्लूइड मोशन इन अ स्टेडी स्टेट। नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए उसका। नॉन विस्कस का मतलब होता है जो एक आइडियल फ्लूइड है जिसमें फ्रिक्शन नहीं है। मतलब नॉन विस्कस मतलब ऐसा समझो कि वो लिक्विड के अंदर कोई लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आइडियल फ्लूइड का मतलब ये है। नॉन विस्कस का मतलब विस्कोसिटी लिक्विड में लगने वाला फ्रिक्शन ही होता है, ठीक है। नॉन विस्कस लिखा है तो मतलब वो फ्रिक्शनलेस, उन लेयर्स के बीच में कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं है, क्योंकि लिक्विड फ्लो इसके अंदर लेयर की फॉर्म में चलेगा। सबसे टॉप लेयर कहाँ होगी, जो ऊपर वाले पोर्शन पे टच होगी, नीचे वाले पोर्शन पे होगी, और बीच में एक अलग से होगी जो सॉलिड पे टच नहीं है, ठीक है। तो लेयर्स की फॉर्म में माना जाता है लिक्विड का फ्लो। तो क्या है फ्लो, बर्नौली प्रिंसिपल स्टेट दैट as we move along a streamline, the sum of pressure kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume remains constant. प्रेशर की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को P से लिखना है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हमने हाफ रो V स्क्वायर से लिखना है।
वैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, लेकिन यहाँ पे हाफ रो वी स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है। तो मतलब हाफ एम वी स्क्वायर को वॉल्यूम से डिवाइड किया जा रहा है, और मास इंटू वॉल्यूम की जगह क्या डाल दे रहे हैं, डेंसिटी डाल दे रहे हैं, तब ये बन जा रहा है ऐसे, हाफ रो वी स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी पर एक यूनिट वॉल्यूम के लिए, क्योंकि वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, फिर मास और वॉल्यूम को डेंसिटी डाल दे रहे हैं। तो एक यूनिट वॉल्यूम पे कौन सी एनर्जी सेम रहती है, तीन, प्रेशर, काइनेटिक, पोटेंशियल, कांस्टेंट। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखें, तो हमने दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट करने पाइप के, और अलग अलग हाइट पे लेट करनी है। ग्राउंड से ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला, इसको A1 लेट कर लिया। यहाँ पे पानी का प्रेशर P है, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया, और दूसरे वाला क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ये वाला लेट किया। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A2, और पानी का प्रेशर क्या है, P2। ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाली पाइप जो है, हाइट कितनी हाइट पे है, H2 पे, और ये वाली हाइट है H1 पे। अब ये लो है, H1 लो है, H2 क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए तभी पानी वहाँ मूव कर सकता है। लो पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होएगा तभी वो हाइट पे चढ़ेगा। अगर यहाँ प्रेशर कम है, वहाँ ज़्यादा, मतलब यहाँ प्रेशर कम है उसके कंपैरिजन, मतलब P1 अगर कम है तो पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो लेट करना है कि जहाँ हाइट कम है वहाँ प्रेशर क्या है, ज़्यादा, तभी ये ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो ये प्रेशर पानी का छोटा सा एलिमेंट लेट करना है, ठीक है। इतना पानी जब यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, ये सारा वाटर है, इतना पानी जब यहाँ पहुँचेगा तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू टी। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे हमने क्या वेलोसिटी मानी है, v1। तो ये जो पानी का एलिमेंट है, एंटर करने के जस्ट डेल टी टाइम बाद कितनी दूर तक जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इंटू टाइम। सिमिलरली जब लीव करने वाला होएगा तो सेम इंटरवल में कितना डिस्टेंस रह गया, v2 इंटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इंटू टाइम। तो सेम इंटरवल में ये पानी का एलिमेंट इतना डिस्टेंस कवर करने वाला है, ठीक। अब हमने पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग जितना मास एंटर करता है उतना ही मास क्या करता है, लीव करता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। प्रेशर वर्क डन कर रहा है, जो प्रेशर यहाँ पे P1 है वो पानी को इस क्रॉस सेक्शन एरिया से वहाँ लेके जा रहा है, तो काम कौन कर रहा है, प्रेशर। तो प्रेशर से निकालेंगे वर्क डन। उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो है हाफ रो V1 का स्क्वायर, और यहाँ से जब लीव करेगी तो क्या आएगी, हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो डिफरेंस मतलब इन दोनों को माइनस, टोटल निकालना है। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी, रो जी H2, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, रो जी H1, रो जी H1। डिफरेंस निकालेंगे तो H बड़ी वाले में से छोटी वाले माइनस। तो बेसिकली इस पूरी थ्योरम में हम क्या करने जा रहे हैं, प्रेशर का वर्क डन निकालेंगे और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, हाफ रो। अब बताओ V1 बड़ा या V2 बड़ा, डिपेंड करता है कि कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया हमने बढ़ा लिया, ठीक है। तो इक्वेशन क्वांटिटी क्या कहती है, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो यहाँ से A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अभी मैं फ़िलहाल ऐसे लिख देता हूँ, V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी रो जी H2 माइनस रो जी H1। ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, ये काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस, किसके बराबर होएगा, वर्क डन। वर्क प्रेशर के टर्म में होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो बेसिकली ये पूरी थ्योरम जो है वर्क एनर्जी थ्योरम से ही प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है। तो अब इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, क्या क्या इसमें स्टेप्स हमने लिखने हैं। कंसिडर अ लिक्विड फ्लो। आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है, इनकम्प्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड जो होता है वो होता है इनकम्प्रेसिबल। स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। तीन, जब भी आइडियल फ्लूइड बोलेगा तो अपने को तीन चीज़ें याद रखनी है। ये ब्रैकेट में हम लिख भी सकते हैं,
उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, पहले होना कैसा चाहिए, वो नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस मतलब इसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, स्ट्रीम लाइन फ्लो। ये 3 क्वालिटी होंगी तो उसको आइडियल फ्लूइड बोला जाएगा। जब भी आइडियल फ्लूइड फ्लो करेगा फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन, डायग्राम में बना हुआ रीजन 1 से रीजन 2, तो डेल टी टाइम में पानी का एलिमेंट कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये डिस्टेंस निकल रही है। कहाँ पे डिस्टेंस है ये, एंटर जब कर रहा है कितना डिस्टेंस कवर किया इसने डेल टी टाइम में, v1 इंटू टी, और जब लीव कर रहा है तो कितनी करेगा, v2 इंटू टी। अभी हम ये यूज़ करने वाले हैं। अब प्रेशर P1 ज़्यादा है और P2 क्या है, कम, तो यहाँ से प्रेशर क्या करेगा, वर्क डन करेगा। अब वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इंटू टाइम डाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को क्या डाला जा सकता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब डेल x1 कैन बी रिटन एज v1 डेल टी। डिस्प्लेसमेंट ही तो है ये, 1 वाले पे 1 थी, तो वर्क डन पहले वाला कितना आया, P1 इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी कहाँ से आया, एरिया इंटू वेलोसिटी। देखो एरिया वेलोसिटी, इस चीज़ को समझो यहाँ पे, ये डेल वी कैसे बन गया, एरिया को एरिया रहने दिया, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम। डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। सिमिलरली इसलिए यहाँ पे इस पे देखो a1 v1 t तीनों को मिला के क्या लिख दिया, डेल वी। डेल वी क्या चीज़ है, चेंज इन पोटेंशियल, सॉरी चेंज इन वॉल्यूम। दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन पे भी सेम होएगा, बस P1 की जगह क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, सेम स्टेप है। अब हमें पता है कि इसका कोई लेना देना डिफरेंस करेगा, माइनस का मतलब ये लीव कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन, अगर लीव कर रहा है तो नेगेटिव वर्क डन, एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन। इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि वर्क डन एट द एंड ऑफ द डी इज माइनस में लिया जाएगा, क्योंकि फ्लूइड यहाँ पे लीव कर रहा है। एंटर करेगा तो पॉजिटिव वर्क डन, लीव करेगा तो नेगेटिव। वैसे भी हमने टोटल वर्क डन सम नहीं करना है, क्या करना है, माइनस करना है। तो ये आ गया वर्क डन। W1 वाला वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है, W2 वाला वर्क डन क्या है, नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड लीव कर रहा है। टोटल वर्क डन दोनों का सम, तो P1 डेल V माइनस ये आ गया टोटल वर्क डन। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब जैसे ही हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे निकलेगा, हाफ रो एम, क्या था काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, हाफ एम वी टू का स्क्वायर, चेंज निकालना ना, तो वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, हाफ जी एम जी एच टू माइनस एच वन। वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम लग रही है, टोटल वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, सबको इक्वल कर दिया। टोटल वर्क डन ये था P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी, काइनेटिक एनर्जी का चेंज ये था, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ये था। उसके बाद हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डेल वी से डिवाइड करना है। डेल वी से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहता है, यानी वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब इसको वॉल्यूम से डिवाइड किया, इस वाली टर्म को भी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो देखो ये तो वॉल्यूम कट जाएगा, और ये मास ओवर वॉल्यूम क्या बन जाएगा, डेंसिटी। डेंसिटी बन गया, यहाँ पे भी मास ओवर वॉल्यूम क्या बन जाएगा, डेंसिटी बन जाएगा। अब कुछ नहीं करना, 1 वाली टर्म एक साइड कर देनी, 2 वाली, ये इसको रो को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद 1 वाले एक साइड कर देने, इनिशियल वाले तीनों एनर्जीज, और फाइनल वाली एक साइड कर देनी। इससे प्रूफ हो गया कि टोटल एनर्जी क्या रहती है, रिमेन सेम, विच इज बर्नौली थ्योरम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आएगी पक्का। अब करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, जिसमें हमने पढ़ा है कि टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है आइडियल फ्लूइड की थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं, प्रेशर एनर्जी,
प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये सब तीनों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती है। दिस इज बर्नौली थ्योरम। अब इस पे बेस्ड एक एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, जिसे टॉरिस-लीज लॉज भी बोला जाता है। इसका कहना है कि इस ऑरिफाइस ये एक ओपनिंग है जहाँ से पानी बाहर आएगा। यहाँ से जो भी पानी के बाहर निकलने की स्पीड है वो उतनी है जितनी किसी बॉडी की इसके इस ऑरिफाइस से ऊपर पानी के अंदर फ्री फॉल करने की स्पीड है। मान लो कोई बॉडी इस ऑरिफाइस से ऊपर v वेलोसिटी से फ्री फॉल करती है, बिलो नहीं, इसके अबव जहाँ पे ये ओपनिंग है, इसके ऊपर पानी के अंदर कोई फ्री बॉडी फ्री फॉलिंग करती है पानी के अंदर v वेलोसिटी से, उतनी ही पानी के बाहर निकलने की स्पीड है, दोनों सेम है। तो फ्री फॉल के केस में कितनी वेलोसिटी होती है, v इक्वल्स टू √2gh, तो पानी के बाहर निकलने की भी सेम स्पीड है। लेकिन जहाँ पे ऑरिफिस है उसके ऊपर वाले पोर्शन की बात हो रही है, बिलो वाली की नहीं हो रही। ये नोजल जहाँ भी लगी होगी, अभी यहाँ पे लगी है, हो सकता है यहाँ पे हो, कहीं भी हो, बॉटम पे हो सकती है, थोड़ी सी ऊपर हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो इस ऑरिफाइस से ऊपर जितनी भी हाइट है, उस हाइट पे फ्री फॉल करने पे जिस किसी बॉडी की जितनी क्या होगी स्पीड होगी, पानी के बाहर निकलने की स्पीड सेम होती है, ये कहना है इस लॉ का। तो दिस लॉ स्टेट दैट the speed of efflux of the fluid through a small hole at a depth of h of an open tank is equal to the speed of freely falling body, that is under root 2gh। जितनी h हाइट पे किसी बॉडी की फ्रीली फॉलिंग की होगी, सेम डेप्थ पे अगर कोई पानी कोई नोजल है तो पानी की बाहर आने की स्पीड भी सेम होगी, उतनी होगी, मतलब इस h पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, बर्नौली प्रिंसिपल लगाएंगे। तो बर्नौली प्रिंसिपल के लिए अभी मैं इनिशियली मान रहा हूँ कि कंटेनर क्या क्लोज है, अभी ओपन नहीं मान रहे, ओपन लास्ट में केस करेंगे। तो मानते हैं कि ये कंटेनर के इस पॉइंट पे P2 प्रेशर है जो कि P के इक्वल है, और क्योंकि ये वाला पॉइंट तो बाहर है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होएगा। ये वाला सेक्शन 2 सेक्शन ग्राउंड से कितनी दूर है, y2, और जो फर्स्ट वाला सेक्शन है वो ग्राउंड से कितनी है, y1। तो सिंपल बर्नौली प्रिंसिपल लगेगा। यहाँ पे इन तीनों एनर्जीज को कैसे लिखा जाएगा, देखो यहाँ पे प्रेशर कितना है P, प्लस यहाँ पे कोई पानी नहीं है, यहाँ पे तो मोशन ही नहीं है पानी का, तो काइनेटिक एनर्जी 0, प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ρg/y2 है ना, ग्राउंड से ये दूसरे एंड पे, ये सेक्शन A2 पे लगा है, ए पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ½ v², v1 मानना तो v1 मान लो। इधर क्यों पानी की स्पीड नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो मोशन थोड़ी ना, पानी है ही नहीं वहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ρg/y1। अब हमने ये वाली टर्म निकालनी है, तो ये सारी टर्म इधर आ जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ½ρv1² किसके बराबर आएगा, P माइनस PA प्लस ρg, ये टर्म्स इधर जा रही हैं, y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 करेंगे अगर तो h के बराबर आएगा। देखो y2 ये है, y1 ये है, y2 में से y1 माइनस करूँगा तो किसके बराबर आएगा, h के। तो v1 का फॉर्मूला क्या आया, 2p माइनस PA, इस 2 को उधर ले गए, प्लस ρg, ये बन गया h अपॉन रो का अंडर रूट। अगर टैंक ओपन होता तो ये तुम्हें पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता, तो P2 की जगह भी क्या डालते, P की जगह भी PA डालते,
तो जब हम यहाँ पे पी ए डालते तो पी ए माइनस पी ए क्या हो जाता, 0। तो ये वाली टर्म खत्म हो जाती है और रो से रो कट जाता, तो आंसर आता 2, क्योंकि ये 2 दोनों टर्म्स के साथ है, तो आंसर आता है 2GH। और 2GH किसकी स्पीड है, किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की स्पीड क्या होती है, 2GH ही होती है। ये 2 तो दोनों के साथ है ना, ये वाला 2 तो उन दोनों के साथ है। तो अगर ये टैंक ओपन होता तो हम P की जगह क्या डाल देते, इफ टैंक ओपन एट सेक्शन 2 यहाँ पे, तो P की जगह आपको P ए डालना पड़ता, तब V1 की जगह क्या हो जाता है, अंडर रूट 2PA माइनस PA प्लस 2 रो GH डिवाइड बाई रो। ये टर्म खत्म हो जाती है, रो से रो कट जाता है, तो V1 कितना आता, अंडर रूट 2GH। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट वाटर जो इस ऑरिफाइस से बाहर निकल रहा है, और ये किसके बराबर है, किसी h हाइट पे फ्रीली फॉलिंग बॉडी की स्पीड के बराबर। अब जो बाकी की एप्लीकेशन है बर्नौली थ्योरम की, वो देखिए थ्योरेटिकल, इससे पहले जो हमने करी थी टॉरिसलीज लॉ, वो डेरिवेशन थी। अब डायनेमिक लिफ्ट का मतलब क्या है, इसमें पहला आता है बॉल बेरिंग विदाउट स्पिन। द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, एयर की बात हो रही है, अबव एंड बिलो ऑफ द बॉल एट द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इज द सेम रिजल्टिंग इन जीरो प्रेशर डिफरेंस। द एयर therefore exert no upward or downward force on the ball। अगर यहाँ पे भी सेम प्रेशर है और यहाँ पे भी सेम प्रेशर है तो स्पिन नहीं होगी बॉल, स्पिन नहीं होगी मतलब सीधी ट्रैवल करेगी। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, मतलब जहाँ पे प्रेशर कम होएगा वहाँ पे एयर फ्लो ज़्यादा होएगा, और जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होएगा वहाँ पे एयर फ्लो कम होएगा। तो अगर दोनों तरफ प्रेशर सेम है तो वेलोसिटी कम ज़्यादा कुछ नहीं है, डिफरेंस 0 हो गया। बॉल के ऊपर भी नीचे, बॉल को स्पिन होने के लिए ऊपर और नीचे, अगर फ्लाइट चाहिए तो नीचे ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए ताकि बॉल हवा में ऊपर को मूव करे, ठीक है। साथ के साथ आगे भी जाएगी, जब जो बॉलर उसको बॉल को फेंक रहा है तो फ्लाइट कैसे करेगा कि जो नीचे की हवा वो क्या होगी, बॉल को ऊपर को धकेलेगी, तो हवा में ही क्या होगी, आगे को रोल हो रही होगी और स्पिन होगी। बॉल मूविंग विद स्पिन, इसे कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। अब इसमें स्पिन कब होगी, जब बॉल द बॉल इज मूविंग फॉरवर्ड रिलेटिवली, द बॉल इज मूविंग फॉरवर्ड एंड रिलेटिवली टू इट एयर इज मूविंग बैकवर्ड। बॉल आगे को जा रही है और हवा पीछे को आ रही है, क्योंकि जैसे बॉल हम आगे की तरफ, जो भी चीज़ आगे को जाती है उसको एयर फ्रिक्शन की तरफ करता है पीछे को, तो अगर बॉल आगे को जा रही है तो हवा क्या आ रही है, पीछे को आ रही है। रिलेटिवली द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एयर अबव द बॉल इज लार्जर, ऊपर स्पीड ज़्यादा है हवा की तो प्रेशर कम होएगा, और नीचे स्पीड कम है हवा की बॉल के नीचे तो प्रेशर ज़्यादा होएगा, जिस वजह से बॉल हवा में लिफ्ट होने लग जाएगी। That this difference in the velocities of air result in the pressure difference between the lower and the upper phase and the net upward force, ऊपर को फोर्स लगने लग जाएगा। This is dynamic lift due to the spinning is called Magnus effect। इसी को बोला जाता है Magnus effect, बॉल का स्पिन होना ऐसे, तो बॉल ऐसे हवा में स्पिन होगी। स्पीड हवा की ऊपर ज़्यादा है, यहाँ स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम होएगा, प्रेशर यहाँ पे कम होएगा। यहाँ स्पीड कम है हवा की तो यहाँ पे प्रेशर क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। ज़्यादा प्रेशर इसको लिफ्ट कर देगा और ये हवा में स्पिन होगी।
तो ये पढ़ा हमने स्पिनिंग इफेक्ट या मैग्नस इफेक्ट, कैसे प्रेशर और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या हैं, डिपेंडेंस है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जहाँ पे स्पीड कम होएगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, ये कहना है बर्नौली प्रिंसिपल का। एरोफॉइल और लिफ्ट ऑफ एयरक्राफ्ट विंग भी बिल्कुल सेम एक्शन पे ही बेस्ड है। जैसे ही रनवे पे एरोप्लेन एयरक्राफ्ट मूव कर रहा होगा तो जो एयर होएगा, एयर फ्लो इस साइड होएगा, तो यहाँ भी आएगा, नीचे भी एयर फ्लो होएगा, ऊपर भी एयर फ्लो होएगा। मतलब जो हवा की स्पीड होएगी वो नीचे कम होएगी और ऊपर क्या आएगी, ज़्यादा होएगी। तो स्पीड इधर कम है हवा की, तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होएगा इस साइड, तो ये लिफ्ट करने लग जाएगा। इधर हवा की स्पीड ज़्यादा है, प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज़्यादा है, तो प्लेन के नीचे प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा है, डिफरेंस बड़े में से छोटा माइनस, तो नीचे प्रेशर ज़्यादा है तो ये लिफ्ट करने लग जाएगा धीरे धीरे। सेम प्रिंसिपल है, ये लिखा है द फ्लो स्पीड ऑन द टॉप ऑफ द टॉप इज हायर देन बिलो इट, देयरफॉर अपवर्ड रिजल्टिंग फोर्स लगेगा, जिस वजह से एक डायनेमिक लिफ्ट होएगा और ये ऊपर रनवे से ऊपर उठने लगेगा प्लेन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। तो हमें याद रखना है P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक ही बात है, वेलोसिटी बढ़ेगी अगर प्रेशर, स्पीड कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा। किसकी स्पीड, फ्लूइड की। इसके बाद करना हमने विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक ऐसा फिनोमिना है जब दो लिक्विड लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो विस्कोसिटी फ्रिक्शनल फोर्स ही है दो लेयर्स के बीच में। तो द इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स that acts when there is a relative motion between the layers of the liquid is called viscosity. सबसे टॉप वाली जो लेयर है वो ये है, उसके बॉटम वाली ये है, फिर उसके बीच वाली ऐसी, बीच ऐसी। तो इनके बीच में आपस में क्या है, इंटर फ्रिक्शनल फोर्स है, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, जिस वजह से एक दूसरे के मोशन को ये अपोज करते हैं। तो इसको समझेंगे। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, व्हेन द लिक्विड फ्लोज बिटवीन द फिक्स्ड और मूविंग प्लेट्स, ग्लास प्लेट, एंड द लेयर ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द टॉप सरफेस मूव्स विद वेलोसिटी v, the layer on the liquid in contact with the fixed surface is stationary, the velocity of the layers increases uniformly from bottom to the top layer. इंक्रीज होता है ऊपर को, मतलब सबसे ऊपर वाला पानी बहुत तेज होएगा वो वाली लेयर, फिर उसके बॉटम वाली थोड़ी स्लो होएगी। सबसे कहते हैं ना, जितना नीचे डीप होएगा उतना पानी का स्पीड स्लो होएगा, यही रीज़न है। पानी की स्पीड टॉप कहाँ पे होएगी, टॉप पे, फिर धीरे धीरे घटती जाएगी। जितना डीप जाएंगे उतना पानी रेस्ट पे मिलेगा, हमें स्टेशनरी मिलेगा। व्हेन द फ्लो इज फ्लोइंग इन अ पाइप, वो किस केस में, जब ऊपर नीचे फिक्स सरफेस है। अब पाइप वाले केस में क्या बोल रहा है, इन अ पाइप और अ ट्यूब द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड लेयर अलोंग द एक्सेस ऑफ द ट्यूब इज मैक्सिमम एंड डिक्रीजेस ग्रेजुअली व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द वॉल वेयर इट बिकम्स जीरो। अब ग्लास ट्यूब में क्या आएगा, ट्यूब में ये वाला पानी ट्यूब को टच कर रहा है और ये वाला पानी ट्यूब को टच कर रहा है, तो जो ये वाली लेयर होएगी इसके बीच में ये लिक्विड है और जिससे टच कर रहा है वो सॉलिड है, पाइप मतलब, और ये लिक्विड है, इधर वाला पाइप इसको टच कर रहा है, ऐसी ऐसी लेयर है, ऐसी वो पाइप है। तो इसके केस में यहाँ पे स्पीड कम होएगी, सबसे बीच वाली में क्या आएगी, सबसे ज़्यादा होएगी। या इस वाले ऊपर वाले में क्या था, जो ग्लास प्लेट्स थी वो फिक्स्ड थी, बिटवीन अ फिक्स्ड मूविंग ग्लास प्लेट, फ्लूइड इज फ्लो बिटवीन अ फिक्स्ड और अ मूविंग ग्लास प्लेट, द लेयर ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द टॉप सरफेस। वहाँ पे जो बॉटम और ये है यूनि फिक्स्ड है। अब पाइप में पानी का प्रेशर लग रहा होगा, तो ये टॉप वाले पे स्पीड कम होएगी, बॉटम पे भी स्पीड कम होएगी, बीच में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होएगी। पाइप में ऐसे ही फ्लो करता है पानी, सेंटर पे सबसे ज़्यादा होता है। जो ऊपर वाला बताया वो मैंने आपको नदी वाला बताया, जैसे नदी में पानी फ्लो करता है।
अब आता है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दो लेयर्स के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है। जो ये फोर्स है ये किस किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है शेयरिंग स्ट्रेस, या सीधा समझे तो ये फोर्स डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, dv/dx। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है कि किस स्पीड से ये, वेलोसिटी को किससे डिवाइड करें, डिस्टेंस से, तो स्पीड पर यूनिट डिस्टेंस को कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो इन दो फैक्टर से रिलेटेड ही आएगा, क्योंकि जो फोर्स डिपेंड करता है वो इस पे ही करता है। ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे और वेलोसिटी डिवाइड बाय लेंथ पे, जिसको मैं dv/dx लिख रहा था। इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन ईटा लगेगा। इस कॉफिशिएंट को ही, जो ये ईटा है, इसी को बोलते हैं, ईटा निकालूंगे या तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया हो जाएगा, और ये टर्म भी डिवाइड होएगी तो v इधर आएगा और l ऊपर चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जैसे मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था म्यू, वैसे यहाँ पे अब ये इसका सिंबल का नाम है ईटा। जो फोर्स ऑफ इस फोर्स को क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। वेलोसिटी बाय लेंथ पे डिपेंड करता है, जिसको बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब होता है वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। तो जो विस्कस फोर्स है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइन हटा के यहाँ पे ईटा लगाएंगे तो ईटा का फॉर्मूला आ जाएगा FL/AV। इसकी SI यूनिट पॉइजली है और अदर यूनिट्स भी है, न्यूटन सेकंड मीटर -2 या पास्कल सेकंड। डायमेंशन होती है ml-1 t-1। तो अब ये कॉफिशिएंट डिसाइड करेगा कि दो लेयर्स के बीच में कितना फ्रिक्शन है, कम या ज़्यादा, इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो जो F/A है उसको शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, और जो V/L है उसको शेयरिंग रेट बोलते हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ईटा इज इक्वल्स टू शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयरिंग रेट या स्ट्रेन रेट। तो विस्कोसिटी हमने पढ़ लिया। विस्कोसिटी क्या है, टेम्परेचर के साथ साथ वेलोसिटी जो है वो, विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे किसी गैस की। अब हम ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ा विस्कस फोर्स, ड्रैग वाला जो फोर्स, विस्कस फोर्स क्या होता है, दो लेयर्स के बीच में लगता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर उन लेयर्स में कोई सॉलिड हो, तो मान लो ये पानी है, इस कंटेनर में एक पानी है, तो पानी के लेयर्स के बीच में तो चलो फ्रिक्शन है ही है, लेकिन अगर इसमें कोई सॉलिड है तो सॉलिड पे तो फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि फ्लूइड कैसा है, विस्कस मतलब उसके अंदर फ्रिक्शन है। तो अगर ये सॉलिड बॉडी इसमें फॉल कर रही है तो ऑब्वियसली एक फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लगेगा। तो अब तो ये अब तो किस किस के बीच में लग रहा है, वाटर लगा रहा है, यानी फ्लूइड लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, सॉलिड पे। ये तो सॉलिड बॉडी है, मान लो कोई सॉलिड है, और ये फ्लूइड है, तो फ्लूइड सॉलिड पे भी तो फ्रिक्शन लगाएगा। वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग FV से डिनोट करना है इसको ड्रैग नाम देना है, विस्कस ड्रैग। तो द विस्कस ड्रैग फोर्स, स्टोक्स के अकॉर्डिंग, द विस्कस ड्रैग फोर्स स्टेट दैट द विस्कस ड्रैग फोर्स ऑन द स्फेयर of a radius moving with velocity v through a fluid, the coefficient of viscosity eta, तो उस पर इतना विस्कस ड्रैग लगेगा। किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, विस्कस ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, और इस बॉडी की वेलोसिटी पे करेगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना है, फिक्स है 6 पाई ईटा RV।
जैसे हम डायमेंशन में प्रूफ करते थे, फॉर्मूला डिराइव करते थे, वैसे ही इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, एक्स वाई जेड लेके जैसे करते थे। तो मान लेते हैं इसका प्रूफ, देखो कैसे करना है कि जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये यहीं से प्रूफ कर लेंगे इसका, ठीक है, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट है, समझो। तो फोर्स डिपेंड कर रहा है इन तीनों पे, इन प्रोपोर्शनल हटा के यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए हम 6 पाई की जगह के लगाते हैं, क्योंकि हम डायमेंशनल इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हटा के मैंने के लगा दिया, वो के की वैल्यू 6 पाई होएगी प्रैक्टिकल। तो ईटा ए वी, इधर एक्स वाई जेड ले लो ऊपर, डायमेंशन मेथड से प्रूफ करना है इसको, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ डायमेंशन डालनी है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, कॉन्स्टेंट टर्म की तो नहीं होती, ईटा की हमने लिखी थी एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, इसकी पावर एक्स। एरिया, एरिया होता है एल स्क्वायर, रेडियस है, सॉरी नॉट एरिया, रेडियस है तो एल होएगा, ये एरिया नहीं है, ये रेडियस है। 6 पाई ए वी रेडियस है, आर भी ले सकते हो आप इसकी जगह, तो एल होएगा। और वेलोसिटी एल टी माइनस 1, यहाँ से डायमेंशनली इसको प्रूफ कर देंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। एक्स एम की पावर एक्स है, एल की पावर क्या क्या है, माइनस एक्स है, प्लस वाई है, प्लस जेड भी है, और टी की पावर क्या है, माइनस एक्स माइनस जेड। कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, उधर 1 है, माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल्स टू -2। यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की भी 1 आएगी और जेड की भी 1 आएगी। फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो f इक्वल्स टू 6 पाई ईटा ए वी, ए यहाँ पे रेडियस है, तो आप इस सिंबल को आर ही लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन क्रिएट होएगी। इसको आर चलने दो, ठीक है, ए की जगह आर कर लेना, नहीं तो न्यूमेरिकल में तुम इसको एरिया ही पुट कर दोगे। तो ये था स्टोक्स लॉ, जिसको कहते हैं सॉलिड पे जो है लिक्विड जो फोर्स लगाएगा, विस्कस ड्रैग। अब आता है टर्मिनल वेलोसिटी। किसी फ्लूइड में कोई बॉडी फ्री फॉल जब करेगी, कैसा फ्लूइड होना चाहिए, वो विस्कस फ्लूइड। एक विस्कस फ्लूइड में जो फ्री फॉलिंग वेलोसिटी होती है किसी भी बॉडी की, उसको बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू अ विस्कस मीडियम, जैसे कि रेन ड्रॉप किसी एयर में, तो उसको अपोज कर रही होगी एयर रेन ड्रॉप को। एक्सीलरेट इनिशियली ड्यू टू द ग्रेविटी, एज द वेलोसिटी इंक्रीजेज रिटार्डिंग फोर्स आल्सो इंक्रीजेज, फाइनली व्हेन द विस्कस फोर्स प्लस बियॉन्ड फोर्स बिकम्स इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब वेट के बराबर, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब वेट के बराबर जब विस्कस ड्रैग और बियॉन्ड फोर्स हो जाते हैं, तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है, एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है। तो जो अब इसकी कांस्टेंट स्पीड होएगी उसको बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। कौन कौन से फोर्स बैलेंस होते हैं, ये वेट है, तो वेट किसके बराबर हो जाता है, विस्कस वाला प्लस बियॉन्ड वाला, बियॉन्ड भी लगेगा, फ्लूइड में लगेगा वो। तो विस्कस वाला तो होता है 6 पाई ईटा आर वी, और जो बियॉन्ड फोर्स होता है वो होता है पानी कितना या फ्लूइड कितना डिस्प्लेस किया है। जैसे एयर की बात हो रही है तो ये बॉडी कितना एयर डिस्प्लेस करी होगी, यानी मास एम जी किसका, फ्लूइड का। वेट किसका है, बॉडी का, तो एम जी बॉडी।
बस अब मास को ब्रेक कर देंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी हम यहाँ पे सिग्मा ले लेते हैं, रो ले लेते हैं, और ए मास को डाल दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 6 पाई ईटा आर वी प्लस पानी का मास, फ्लूइड का मास, वॉल्यूम इनटू फ्लूइड की डेंसिटी हो गया। वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब डाल सकते हैं। ए की जगह पूरी डेरिवेशन में तुम आर ले लेना जहाँ जहाँ ए है, न्यूमेरिकल में आसानी होगी। बस यहाँ से वेलोसिटी अलग कर देनी है। वॉल्यूम की जगह क्या डलेगा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी 6 पाई ईटा आर वी प्लस वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। सिग्मा किसकी डेंसिटी है? सिग्मा है फ्लूइड की डेंसिटी, और रो किसकी डेंसिटी है? बॉडी की। बॉडी के अंदर रो बना हुआ है। तो वहाँ से अगर हम वेलोसिटी को अलग करना चाहें तो क्या आएगा 6 पाई ईटा आर वी, उधर ही रखते हैं, ये 4/3 वाली टर्म इधर आ जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन आ गया, रो माइनस सिग्मा। अब एक आर से ये कट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 3, वो 3 नीचे आ जाएगा, तो v आ जाएगा हमारे पास, पाई से भी पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r का स्क्वायर है, ये 2/9 हो गया, 2/9 आर स्क्वायर, ईटा भी नीचे आएगा, g रो माइनस सिग्मा। दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख लें, द फ्रीली फॉलिंग वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ रेडियस r small r of radius r in a viscous fluid is called its terminal velocity.